नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, मानव में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, हमें कैसा पता चलेगा कि जो उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो लड़का होगी या लड़की, ये कैसे निर्धारित होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मैं आपको बताऊं तो ये हमारा एक YouTube चैनल है SRL एकेडमी, और इस चैनल के ऊपर हम जो भी आपकी कंपटीशन एग्जाम होती हैं, चाहे से वो स्टेट लेवल की हो, चाहे से वो सेंट्रल लेवल की हो, सभी प्रकार की जो एग्जाम होती हैं उनमें जो भी बायोलॉजी के, जनरल साइंस के और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए वीडियो की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। और इसी क्रम में अभी हम पढ़ा रहे हैं कि जो लैब असिस्टेंट है राजस्थान में आने वाली एग्जाम, उसमें जो बायोलॉजी और जनरल साइंस का पोर्शन है उसके बारे में देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर लगातार हम रोज शाम 6 बजे एक वीडियो पोस्ट करते हैं। तो यदि आपको वो वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण यदि हम देखें तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है वो नर होगी या मादा। यदि लिंग निर्धारण के बारे में देखें तो जो लिंग निर्धारण होता है, इस प्रक्रिया के बारे में जो सबसे पहले बताया है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेकिंग। और जो ये हेकिंग है ये अध्ययन कर रहे थे कुछ कीटों का, जिस कीट में एक उदाहरण है जुगनू, जिसे हम फायरबग कहते हैं। उसमें जो ये उदाहरण जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे शुक्र जनन का। और जब उन्होंने शुक्र जनन का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो आधे शुक्राणु थे उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना उपस्थित थी और आधे शुक्राणु थे उनमें वो संरचना उपस्थित नहीं थी। बाद में उस संरचना को इन्होंने एक्स का नाम दिया, लेकिन इस संरचना का क्या महत्व होता है वो ये नहीं बता पाए। आगे इसी संरचना को बाद में एक्स गुणसूत्र कहा गया और ये बताया गया कि ये जो गुणसूत्र होता है ये लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हम देखने वाले हैं कि जो ये लिंग निर्धारण होता है उसकी अलग अलग जीवों में कौन कौन सी प्रणालियां पाई जाती हैं। ये सब कुछ आपको बता दिया है कि एक प्रक्रिया होती है जो निर्धारित करती है कि नर होगा या मादा। और यहां पर जो सबसे पहले बताया इसके बारे में वो हेकिंग ने बताया 1891 में। उन्होंने देखा था कौन सी संरचना को, एक्स बॉडी अर्थात एक्स इकाई को। किसमें देखा था? जो फायरबग है अर्थात जुगनू है उसके शुक्राणुओं में इस संरचना को देखा था। इसके बाद में यदि हम देखें कि लिंग निर्धारण की जो प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उनमें जो लिंग निर्धारण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। सभी जीवों में लिंग निर्धारण एक ही तरीके से नहीं होता है। तो हमने उन तरीकों को प्रणालियों के रूप में बताया है कि जो कुछ जीव होते हैं इनमें जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स 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 वाई प्रकार की प्रणाली के तहत होता है। यहां पर जो ये दोनों लिखा हुआ है ये एक्स एक्स और एक्स वाई, ये नर और मादा है, उसमें उपस्थित लिंग गुणसूत्रों के आधार पर लिखा गया है। तो ये जो पहली प्रणाली है वो है एक्स 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 वाई प्रकार की प्रणाली, और ये प्रणाली मुख्य रूप से मनुष्य में, स्तनधारियों में और फल मक्खियों में पाई जाती है। दूसरी प्रणाली है उसमें देखें तो वो है जेड 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 डब्ल्यू प्रकार की प्रणाली। ये जो प्रणाली है ये पक्षियों में और कुछ मक्खियों में और कीटों में पाई जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो एक प्रणाली है जिसका नाम है अर्धसूत्री द्विगुणसूत्री लिंग निर्धारण की प्रणाली, या इसे हम एक नाम से और जानते हैं अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण की प्रणाली। यहां पर दो प्रकार के अंडे बनते हैं, निषेचित और अनिषेचित। ये सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन सारी प्रणालियों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा एक प्रणाली होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स ओ प्रकार की लिंग निर्धारण की प्रणाली, और ये होती है टिड्डे में विशेष तौर पर। इसके अलावा कुछ जीव होते हैं उनमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में गुणसूत्रों के साथ साथ में जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उनका भी योगदान होता है, और जैसे तापमान का आधारित है वो कछुए में और मगरमच्छ में पाया जाता है। सबसे पहले हम जो लिंग निर्धारण की प्रणाली देखने वाले हैं वो है जेड 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 डब्ल्यू प्रकार की लिंग निर्धारण की प्रणाली।
दोस्तों जो ये प्रणाली है, ये प्रणाली मुख्य तौर पर पक्षियों में पाई जाती है, मुख्य तौर पर पक्षियों में पाई जाती है। यहां पर जो मादा पक्षी होती हैं उसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होता है जेड डब्ल्यू, और जो नर पक्षी होता है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है जेड जेड। अब जो भी ये जीव हैं जिनमें ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, उन सब में लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन की एक विशेषता होती है कि यहां पर अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। तो जब इनसे युग्मक बनेंगे तो मादा से एक युग्मक ऐसा होगा जिसमें जेड लिंग गुणसूत्र होगा, और एक युग्मक ऐसा होगा जिसमें डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र होगा। जबकि नर में बनने वाले जो लिंग गुणसूत्र होंगे, युग्मक होंगे, उनमें जो लिंग गुणसूत्र होगा पहले में भी जेड और दूसरे में भी जेड। तो यदि इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो नर में बनने वाले युग्मक हैं वो दोनों समान हैं, अर्थात लिंग निर्धारण में नर का कोई योगदान नहीं है। लेकिन मादा के युग्मक देखें तो मादा में अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, अर्थात लिंग निर्धारण में मादा का योगदान होता है। कौन सी प्रणाली में? जेड 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 डब्ल्यू प्रकार की प्रणाली में। और क्योंकि यहां पर मादा के युग्मक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस कारण इस प्रणाली को हम कहते हैं मादा विषम युग्मकता। मादा विषम युग्मकता। ये सब कुछ आपको बता दिया कैसी ये प्रणाली होती है। ये एक गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रणाली है। नर होता है इसमें लिंग गुणसूत्र जेड जेड, मादा होता है उसमें लिंग गुणसूत्र जेड डब्ल्यू होता है, अर्थात लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है? मादा का योगदान होता है, क्योंकि यहां पर जो बनने वाले जो अंडाणु हैं, युग्मक हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसमें पाई जाती है? पक्षियों में, जैसे मुर्गी, कबूतर, तोता आदि, और कुछ मछलियों में ये पाई जाती है। यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां पर जो जेड डब्ल्यू है ये मादा है, अर्थात मादा जो मुर्गी है इसमें लिंग गुणसूत्र है जेड डब्ल्यू, और जो नर मुर्गिया जो मुर्गा है उसके अंदर है आपका जेड जेड प्रकार का। यहां पर वही बात, जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ये नर है ये मादा है। यहां पर बनने वाले जो युग्मक है दोनों समान हैं। तो इस कारण यहां पर देखें तो मेल का कोई योगदान नहीं है, अर्थात नर का कोई योगदान नहीं है किसमें? लिंग निर्धारण में। और ये जो प्रणाली है ये मुख्य तौर पर किसमें पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है, याद रखना है हमें। इसके बाद में हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की एक अन्य प्रणाली, और जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री द्विगुणसूत्री लिंग निर्धारण की प्रणाली, या इसका जो दूसरा नाम है वो है अगुणित द्विगुणित अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण की प्रणाली। यह प्रणाली मुख्य तौर पर किसमें पाई जाती है? मधुमक्खी में पाई जाती है। यहां पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये नर मधुमक्खी है और ये मादा मधुमक्खी है। नर मधुमक्खी है उसकी आंखें क्या हैं? मोटी, और जो मादा मधुमक्खी है उसकी आंखें हैं छोटी। ये इनको पहचानने का तरीका है। इनमें लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी अगुणित द्विगुणित प्रकार की लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। दोस्तों जो ये प्रक्रिया है, ये जो प्रणाली है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के अंडे बनते हैं। एक ऐसे अंडे होते हैं जो आपके निषेचन के बाद में बनते हैं, उन अंडों को बोलते हैं हम निषेचित अंडे। और एक ऐसे अंडे होते हैं जो बिना निषेचन के ही बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनिषेचित अंडे। जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे तो बनती है मादा, और जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे बनते हैं नर। ये सारी प्रक्रिया होती है। तो यदि हम मधुमक्खी में ये पूरी प्रक्रिया देखने से पहले इनकी सामाजिक प्रणाली है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं कि जो मधुमक्खी होती है उनकी जो सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, तो जो मधुमक्खी होती हैं
ये मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। मधुमक्खी के कितने प्रकार होते हैं? 3। एक तो होती है नर मधुमक्खी, दूसरी होती है रानी मधुमक्खी, और तीसरी होती है वो होती है श्रमिक मधुमक्खी। तो 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, वो एक मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती हैं। नर मधुमक्खी होती हैं, इसका कार्य होता है निषेचन, अर्थात ये मादा मधुमक्खी के साथ संगम करके उसको निषेचित करता है। रानी मधुमक्खी होती हैं, ये रानी मधुमक्खी का जो कार्य होता है ये होता है अंडे देना। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसका जो कार्य होता है, जो भी छत्ते के अन्य कार्य हैं, चाहे से वो शहद बनाना हो, चाहे से मकरंद इकट्ठा करना हो, ये सारे के सारे किसके होते हैं? श्रमिक मधुमक्खी के कार्य होते हैं, अर्थात ये कार्य करता है। तो ये मधुमक्खी की सामाजिक व्यवस्था होती है। ये जो दोनों मधुमक्खियां होती है, चाहे से वो रानी मधुमक्खी हो और चाहे से श्रमिक मधुमक्खी, ये मादा ही होती हैं। और ये जो दोनों मधुमक्खी होती हैं ये बनती हैं निषेचित अंडों से। किससे बनती हैं? निषेचित अंडों से। और ये जो नर होता है ये बनता है आपका अनिषेचित अंडों से। तो इस प्रकार से नर होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही होती है, जबकि मादा होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या नर की तुलना में 2 गुनी होती है। जैसे यदि मैं बात करूं कि जो नर है इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16, और जो मादा होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। अब आपको यह लग रहा होगा कि जब श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी दोनों ही मादा हैं तो कैसे अलग अलग होती हैं? तो इनके अलग होने का जो आधार है वो गुणसूत्र नहीं होता है, बल्कि इनके जो अलग होने का आधार है वो होता है पोषण। वो होता है पोषण। ऐसी मादा मधुमक्खी जिसको रॉयल जेली मिलती है। क्या मिलती है? रॉयल जेली। अब ये रॉयल जेली क्या होती है? शाही भोजन है, नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात एक विशेष प्रकार का भोजन है जो जिन मादा अंडों को मिलता है वो तो बन जाते हैं रानी, और यदि इनको सामान्य भोजन मिल रहा है तो वो बन जाते हैं श्रमिक। तो इस प्रकार से एक छत्ते में पूरी सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। नर होता है उसका कार्य केवल इतना होता है कि ये रानी मधुमक्खी के साथ संगम करके उसको निषेचित करता है। इसके बाद में रानी मधुमक्खी होती है वो इस जो नर मधुमक्खी होती है इसको छत्ते से बाहर निकाल देती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में रानी मधुमक्खी होती है वो लगातार अंडे देती रहती है। रानी मधुमक्खी 2 अलग अलग प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। श्रमिक मधुमक्खी होती है वो बंदे होती हैं, अर्थात ये जनन में भाग नहीं लेती हैं, ये केवल कार्य करती हैं। तो ये सब कुछ आपको जो मधुमक्खी है उसकी सामाजिक व्यवस्था को मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं। कि जो मधुमक्खियां होती हैं इनमें हेप्लोइड डिप्लोइड प्रकार की ये लिंग निर्धारण की प्रणाली पाई जाती है। इनमें से जीव का लिंग होता है वो निषेचित अंडे या अनिषेचित अंडे पर डिपेंड करता है। नर होता है वो होता है आपका हमेशा हेप्लोइड होता है, अर्थात अगुणित। क्यों? क्योंकि ये अनिषेचित अंडे से बनता है। और मादा होती हैं वो हमेशा डिप्लोइड अर्थात द्विगुणित होती हैं, और इसमें गुणसूत्र के 2 सेट पाए जाते हैं। रानी मधुमक्खी चाहे तो अंडे को निषेचित कर सकती हैं और चाहे तो अनिषेचित छोड़ सकती हैं, अर्थात लिंग निर्धारण का जो दायित्व है, लिंग निर्धारण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? रानी मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। यहां पर ये आपको बता दिया है पूरा।
अब मादा में कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी श्रमिक होगी, कौन सी रानी होगी, वो सब कुछ आपको बता दिया है। पोषण के आधार पे होता है, देख लेते हैं। देखो, निषेचित अंडे होंगे उनसे बनेंगी फीमेल अर्थात मादा। जिन अंडों का नर के शुक्राणु के द्वारा निषेचन होता है वो डिप्लॉयड होते हैं और इनसे मादा बनती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, रानी मधुमक्खी और दूसरी होती है कामगार अर्थात श्रमिक मधुमक्खी। अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे बनते हैं आपके नर और ये होते हैं हेप्लॉइड। यहां पर यदि हम इनके लिंग निर्धारण को देखें तो जो मादा मधुमक्खी होती हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। और नर मधुमक्खी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। अर्थात नर में मादा की तुलना में आधे ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में होगा अर्धसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन से युग्मक बनेंगे, उनमें 16-16 गुणसूत्र हो जाएंगे। लेकिन नर पहले से ही अगुणित है, इस कारण यहां पर जो विभाजन होगा उसके बाद में बनने वाले जो युग्मक होंगे उनमें 16 ही गुणसूत्र होंगे। अब यदि हम देखें तो जिन मादा के जो अंडाणु हैं उनका निषेचन हो जाता है नर युग्मक के साथ, तो इनसे तो बनते हैं निषेचित अंडे और ये जो निषेचित अंडे होते हैं इनमें हो जाते हैं 32 गुणसूत्र। कैसे अंडे हो गए हैं? निषेचित। अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये अंडे निषेचित हैं तो इनसे बनने वाली जो संतति होगी वो होगी मादा। अगर ये अंडे अनिषेचित ही रह जाते हैं, मादा मधुमक्खी के अंडे या अंडाणु अनिषेचित ही रह जाते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल 16 होगी और इससे बनेंगे नर। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अंडे होते हैं, अगर वो अनिषेचित रह जाते हैं तो उनसे तो बनेगा नर। क्या बनेगा? नर अर्थात ड्रोन। और अगर वो अंडे हो गए हैं निषेचित तो अब डिपेंड करेगा कि किस पर? फूड पर, पोषण पर। यदि उसको रॉयल जेली मिल रही है, यदि उसको रॉयल जेली मिल रही है तब तो बनेगी रानी मधुमक्खी, और यदि उसको सामान्य भोजन मिल रहा है तो बनेगी फिर वो श्रमिक मधुमक्खी। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ये आपको बता दिया है कि ये गुणसूत्रों से नहीं बल्कि भोजन से निर्धारित होता है कि रानी होगी कि श्रमिक। रॉयल जेली जिसको मिलता है वो बनती है रानी, साधारण जिसको भोजन जिसको मिलता है वो बनती है श्रमिक। अर्थात ये पोषण आधारित क्या है? विभेदन है। एक बात ये भी है कि यहां पर जो नर मधुमक्खी होती है उसका कोई पिता नहीं होता है, वो मादा मधुमक्खी के अनिषेचित अंडों से ही बनता है। आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो नर मधुमक्खी होती है उसके पिता नहीं होते लेकिन दादा होते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। मेरा सोचना तो यह है कि यदि पिता नहीं होते हैं तो दादा बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? जरूर बताना। तो यह था आपका जो मधुमक्खी है उसमें किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, और इस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बोलते हैं अगुणित द्विगुणित। अब हम नेक्स्ट प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं और जो है XO प्रकार की लिंग निर्धारण की प्रणाली। दोस्तों, ये जो लिंग निर्धारण की प्रणाली है ये मुख्य रूप से टिड्डे में पाई जाती है। यहां पर जो नर टिड्डा होता है उसमें जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, वो केवल एक होता है। यहां पर O है या इसे हम 0 बोल सकते हैं, अर्थात यहां पर केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि जो मादा टिड्डा होती है इसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2। नर के लिंग गुणसूत्र को हम XO बोलते हैं और मादा को होता है XX प्रकार की। यदि हम देखें तो मादा होगी, इसके जो युग्मक बनेंगे उन दोनों युग्मकों में आपके X गुणसूत्र जाएगा, अर्थात दोनों युग्मक हैं वो समान प्रकार के हैं। लेकिन यहां पर जब लिंग निर्धारण होगा तो एक युग्मक होगा उसमें तो X गुणसूत्र आएगा और दूसरे युग्मक में कोई भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा। अर्थात नर के बनने वाले जो युग्मक होंगे वो विषम होंगे, समान नहीं
होंगे। अर्थात इस प्रकार की जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ये नर विषम युग्मकता का क्या है, उदाहरण है। कौन सी विषम युग्मकता, नर विषम युग्मकता, अर्थात नर के युग्मक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो लिंग निर्धारण का जो कार्य है वो नर के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि मादा के द्वारा। किसमें, टिड्डे में। वही सब कुछ दे रखा है। इस प्रकार की प्रणाली की खोज 1902 में विल्सन और स्टीवंस ने की थी। यदि हम इसमें लिंग निर्धारण देखें तो मादा होता है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XX, अर्थात दोनों प्रकार के अंडाणु होंगे उसमें लिंग गुणसूत्र क्या होगा, X ही होगा। जबकि नर होगा उसमें दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक ऐसे शुक्राणु जिनमें X गुणसूत्र होगा और एक ऐसे शुक्राणु अर्थात जिनमें कोई भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि ये नर है और ये मादा। यहां पर गुणसूत्र है XO और यहां पर है XX। O का मतलब यहां पर O कोई गुणसूत्र नहीं है, इसका मतलब है कि केवल एक ही गुणसूत्र है। तो यहां पर एक जो युग्मक है उसमें लिंग गुणसूत्र उपस्थित है और दूसरे में कोई भी लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं है। यहां पर दोनों जो युग्मक हैं वो समान प्रकार के ही हैं। तो इस प्रकार से जो टिड्डे में लिंग निर्धारण का जो दायित्व होता है वो किसके ऊपर होता है, नर के ऊपर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट लिंग निर्धारण की प्रणाली, और ये हमारा सबसे मुख्य टॉपिक है क्योंकि यहां पर हम देखने वाले हैं कि मानव में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रणाली होती है वो होती है XY प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली। क्यों? क्योंकि जो मादा होती है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XX और नर होता है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XY। अब ये कैसे पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, वैसे तो सबको आता होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण का कार्य होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, और यदि इनके जोड़े बनाए, युग्म बनाए तो हो जाएंगे 23। 22 जोड़े सब में समान हैं और जो 23वां जोड़ा है वो या तो XX है और या XY। ये होगी मादा और ये होगी नर। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर आधारित होता है और इसे हम XY प्रकार का लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। गुणसूत्रीय आधार पर यदि हम देखें तो महिला होगी उसमें लिंग गुणसूत्र XX होगा और जो पुरुष होगा उसमें होगा XY। मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने हैं, 46। जोड़े कितने बन गए, 23। इनमें से जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और लिंग निर्धारण का कार्य यही गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। लिंग निर्धारण कैसे होता है भाई, जो मादा होती हैं उसमें दोनों जो अंडाणु होंगे उनमें समान प्रकार का लिंग गुणसूत्र होगा, X ही होगा। जबकि जो नर होगा उसके जो शुक्राणु बनेंगे, एक तो ऐसे शुक्राणु होंगे जिनमें X गुणसूत्र है, एक ऐसे शुक्राणु होंगे जिनमें Y गुणसूत्र है। अर्थात लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है, नर का। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये नर विषम युग्मकता है या मादा विषम युग्मकता। तो नाम से पता चल रहा है कि क्योंकि नर के युग्मक अलग अलग प्रकार के हैं तो यहां पर भी क्या पाई जाती है, नर विषम युग्मकता पाई जाती है। मादा के अंडाणु समान प्रकार के होते हैं, पुरुष होता है उसके जो शुक्राणु होते हैं वो दो प्रकार के, एक होते हैं जिनमें X गुणसूत्र हो, एक होते हैं जिनमें Y। निषेचन के बाद में अगर X शुक्राणु के साथ निषेचन होता है तो बनेगी माता अर्थात लड़की, और यदि Y गुणसूत्र के साथ निषेचन होता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो होगा नर अर्थात लड़का। इसलिए मनुष्य में बच्चे के लिंग निर्धारण का कार्य होता है वो पिता के द्वारा किया जाता है, या पिता निर्धारित करता है कि होने वाली जो संतति होगी वो लड़का होगा या फिर लड़की। यहां पर आप देख सकते हो कि जो पुरुष है इस पुरुष में दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, एक X गुणसूत्र वाला और दूसरा Y गुणसूत्र वाला। जबकि जो माता होती हैं इसमें दोनों ही जो अंडाणु हैं यहां पर X गुणसूत्र वाले बनते हैं। तो लड़का होना किस पर डिपेंड करता है, नर पर डिपेंड करता है। यदि मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाऊं
तो मादा होती है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XX, नर होता है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XY। जब इनसे युग्मक बनेंगे तो यहां पर तो दोनों जो युग्मक हैं अर्थात दोनों अंडाणु हैं वो समान प्रकार के बनेंगे। यहां पर जो शुक्राणु हो गए, एक के अंदर X गुणसूत्र होगा और एक के अंदर Y। जब इनका निषेचन होगा तो इसके साथ जब निषेचन होगा तो होने वाली संतति में X गुणसूत्र होगा अर्थात वो कैसी होगी, लड़की। यदि इसका निषेचन इस शुक्राणु के साथ हो तो यहां पर होगा XY और होगा लड़का। यदि इसके साथ निषेचन होता है अर्थात इस अंडाणु का निषेचन इस वाले शुक्राणु के साथ होता है तो यहां पर होगा XX अर्थात उत्पन्न होने वाली संतति होगी वो होगी लड़की। और यदि इसका निषेचन इसके साथ होता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो होगा लड़का। यदि इसमें 4 संतान होने की संभावना है तो इसमें से 2 होंगे वो लड़का और 2 होंगी वो लड़की, अर्थात लड़का और लड़की होने की संभावना है वो 50-50% है। और ये मादा के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किसके ऊपर निर्भर करता है, नर के ऊपर निर्भर करता है। तो लड़का होना या लड़की होना, इसके लिए माता को दोष देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसके बाद में यदि हम देखें तो ये हमारे लिंग निर्धारण का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो आपको कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो वो आपको बताना जरूरी होता है। अगर आपको समझ में आया है तो आप थम्स अप का निशान कर सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्या समझ में नहीं आया वो आप जरूर बताना। और इसके साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।